नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज से हमारी मुगल शैली स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब के टाइम पीरियड की कला को स्टडी करेंगे। जो भी स्टूडेंट इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं, जहां पर आपको ईरानी शैली के बारे में बताया गया था, तो जाकर देख लीजिएगा। वही 10-12 मिनट की वीडियो है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईरानी शैली से ही आगे चलकर मुगल शैली का जन्म हुआ है। और अगर आप स्टार्टिंग की चीज़ों को समझे होंगे तो आगे के जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे उनको आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए अच्छे से समझ पाएंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। देखिए, मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जो भी शासक आते हैं वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, बट आज की क्लास में हम किसको पढ़ेंगे? बाबर के बारे में। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबर का जो टाइम पीरियड है, यानी शासन का टाइम पीरियड, ये जन्म और मृत्यु का नहीं दिया हुआ है, ये इसके शासन करने का टाइम पीरियड है। तो 1526 से 1530 ईस्वी ये इसका टाइम पीरियड है। अब देखिए, बाबर वो शासक है जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी या फिर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो भारत में मुगल सत्ता स्थापित होने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा का विकास हुआ और मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के, यानी वर्तमान में जिसे हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ठीक है, और उसका पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता उमर शेख मिर्जा, ये फरगना के शासक थे। कहाँ के शासक थे? फरगना के। और बाबर के पिता तैमूर वंश से थे और इसकी जो माता हैं बाबर की, जिनका नाम है कुतलुग निगार खानम, ये मंगोल वंश से थे। आप जानते होंगे कि तैमूर वंश और मंगोल वंश दोनों ही अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए उसके वंश में दोनों परंपराओं का प्रभाव था। यानी बाबर के जो पिता हैं वो तैमूर वंश से थे, इसकी जो माता हैं कुतलुग निगार खानम, ये मंगोल वंश की थी। तो बाबर के वंश में दोनों वंशों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों में आते हैं हुमायूं और कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये इसके 4 पुत्र हैं। और बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, इसकी पुत्री का क्या नाम है? गुलबदन बेगम। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही आगे चलकर हुमायूं नामा लिखती हैं। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। फिलहाल आगे देखिएगा, बाबर ने 11 वर्ष की आयु में, यानी 1494 में पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासन संभाला। क्योंकि फरगना का शासक इससे पहले कौन था? इसके पिता। और फिर जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बाबर फरगना का शासक बन जाता है और ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। बाबर जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने 1503 ईस्वी में काबुल और 1505 में गजनी पर अधिकार कर लिया और इसके बाद में भारत की ओर अपना रुख किया। यानी इन दोनों जगह पर इसने अपना जो साम्राज्य स्थापित कर लिया, इनको जीत लिया। इसके बाद में इससे इसका मन नहीं भरा तो आगे चलकर ये भारत पर आक्रमण करता है और 1524 में दौलत खां और आलम खां, इन दोनों ने बाबर को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बुलाया। देखिए, उस टाइम पे भारत का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, यानी दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। तो इसके विरुद्ध बाबर को आमंत्रित करता है कौन? दौलत खां और आलम खां। अंततः 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी है और बाबर, दोनों का आमना सामना होता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। और फिर क्या होता है? 1526 में
बाबर जीत जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और इसी के साथ मुगल संस्कृति तथा सभ्यता का भारत में सूत्रपात हुआ। अगला पॉइंट है, बाबर एक कला प्रेमी और विद्वान शासक था। वह कवि होने के साथ साथ अच्छा गद्य लेखक भी था। तो ये कवि भी था, गद्य लेखक भी था, कला प्रेमी तो था ही, विद्वान भी था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे कहते हैं बाबर नामा, ये तुर्की भाषा में लिखी है। यानी बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी या फिर बाबर नामा, और जिसका फारसी भाषा में अनुवाद वकायत ए बाबरी नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो बाबर की जो आत्मकथा है ये तुर्की भाषा में है जो स्वयं बाबर ने लिखी है। फिर उसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया जाता है और अनुवाद करता कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। और किस नाम से करते हैं? तो वकायत बाबरी। आगे समझिएगा अगला पॉइंट, बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी बाबर नामा में फारसी चित्रकला और प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद की चर्चा की है। बिहजाद के बारे में आपको ईरानी शैली में पढ़ाया भी गया था। उसने बिहजाद को कुशल चित्रकार माना है, लेकिन उसके द्वारा दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से ना बना पाने की कमी भी बताई है। यानी कि जो बाबर है इसने अपनी आत्मकथा में बिहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख किया है और बताया है कि ये एक कुशल चित्रकार है, लेकिन जो बिहजाद है वो दाढ़ी रहित यानी दाढ़ी के बिना जो युवा चेहरे होते हैं उनको वो ठीक से नहीं बना पाता है। ये भी इसकी कमी को भी वहां पर इसने मेंशन किया है या फिर बताया है। और चित्रकार शाह मुजफ्फर को भी उसने सादृश्य चित्रण में निपुण बताया है। ठीक है, बाबर ने अपने बाबर नामा में समरकंद की एक मस्जिद का भी वर्णन किया है। समरकंद ये भी शब्द जो है ईरानी शैली में आया हुआ है और आपको बताया भी गया है। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में समरकंद की एक मस्जिद का भी वर्णन किया है जो उस टाइम पीरियड पर चीनी चित्रों से सुसज्जित बताई गई है। और भारत में नई सत्ता स्थापित करने में व्यस्त होने के कारण जो बाबर है वो चित्रकला के विकास के लिए अधिक कार्य नहीं कर सका, क्योंकि ये नया नया भारत में आया था, इसने मुगल वंश की स्थापना की थी, तो वही अपना जो शासन था उसको स्थापित करने में उसी में लगा रहा और चित्रकला की तरफ इसका ज्यादा ध्यान नहीं गया या फिर ज्यादा वो काम नहीं करवा पाया। फिर भी उसने उसके जो कला प्रेम की ये जो परंपरा है अपने पुत्र हुमायूं को सौंप दी और बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। प्रारंभ में उसका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया गया? आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया और बाद में उसका जो मकबरा है वो काबुल स्थानांतरित कर दिया गया या फिर काबुल ले जाया गया। अगला पॉइंट समझिएगा, बाबर अपने साथ शाहनामा की एक सचित्र प्रति भी भारत लाया था। शाहनामा क्या है? तो ये इसके अंतर्गत ईरानी राजाओं का इतिहास मिलता है। यानी शाहनामा एक पुस्तक है और जिसमें क्या है, जो ईरान के राजा हैं उनका इतिहास इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो बाबर भारत आते समय शाहनामा की एक सचित्र प्रति भी लेकर भारत आता है, जो लंबे समय तक शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रही और बाद में ये लंदन पहुंचा दी गई। फिर अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाबर का बागों के प्रति प्रेम। बाग यानी कि गार्डन, तो बाग जो बाबर है इसको बगीचे लगाने का बहुत शौक था। बाबर को बागों के प्रति यानी गार्डन के प्रति बहुत प्रेम था। उसने बाबरनामा में अपनी बागों की योजना और रोपण का विस्तार से वर्णन भी किया है और उन्हें आकर्षक नाम दिए हैं। यानी बाबर ने अपने बाबरनामा में बाग रोपण करने की जो योजना बताई है और उन बागों को नाम भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर आराम बाग एक है और भी कई सारे हैं। आगे देखिएगा, भारत में उसने यमुना नदी के किनारे अपने प्रसिद्ध बाग बनवाए और यमुना नदी के किनारे जो बाबर है इसने कई सारे बाग भी बनवाए। उसने उत्तर भारत में चार बाग शैली की शुरुआत की। चार बाग शैली क्या होती है तो अभी आपको बताया जाएगा। जिसमें क्या होता है, बाग को चार बराबर भागों में बांटा जाता है और पानी की व्यवस्था होती है। फिर यह शैली आगे चलकर मुगल वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता बन गई।
जैसे जो हमारा ताजमहल है, वहां पर भी देखेंगे पास में चार बाग व्यवस्था बनी हुई है। और जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं टॉम, वो भी चार बाग व्यवस्था पर ही आधारित है। इसमें क्या होता है, बीच में इमारत बनाई जाती है और इसके चारों तरफ इस तरीके से नहरें होती हैं और यहाँ पर बाग लगाए जाते हैं चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ बगीचे होते हैं, बीच में नहर होती है और इसमें फव्वारे लगाए जाते हैं, क्यारियां बनाई जाती हैं, फूल पौधे लगाए जाते हैं। इस तरीके से इसी को कहते हैं चार बाग व्यवस्था। तो मुगल काल में बहुत सारी ऐसी इमारतें बनी हैं जहां पर ये जो चार बाग व्यवस्था है दिखाई देती है। और उसके प्रसिद्ध बागों में राम बाग, जिसे आराम बाग भी कहते हैं, और काबुली बाग प्रमुख हैं। फिर आगे समझिएगा बाबर द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें व मस्जिदें। तो पहले इसकी मस्जिद है काबुली बाग मस्जिद, जो कि पानीपत हरियाणा में पड़ती है। इसे 1526 में इब्राहिम लोदी पर अपनी विजय स्मृति के रूप में बनवाया था। तो अभी आपको बताया गया है कि इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई होती है जिसमें बाबर जीत जाता है। तो अपनी विजय के उपलक्ष्य में ये काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत हरियाणा में करता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर संभल की जामा मस्जिद। ये उत्तर प्रदेश के संभल में है, जो कि 1526 में बाबर के आदेश पर उसके एक अधिकारी द्वारा बनवाई गई। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद, आप सभी जानते होंगे, जो कि अयोध्या में थी। और फिर है कटे सिरों वाली मीनार। देखिए इसकी कहानी समझिए। बाबर जिन राजाओं को जीत लेता था उनके सिर काटकर एक मीनार में चुनवा देता था, ताकि जो भी राजा हैं उससे खौफ खाएं, उससे डरें। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो बेहजाद है, जिसको अभी ऊपर भी बताया गया था, तो बेहजाद दाढ़ी वाले चेहरे बनाने में व शाह मुजफ्फर बिना दाढ़ी के अर्थात युवा चेहरे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो बेहजाद है वो दाढ़ी वाले अच्छे चेहरे बनाता है और जो शाह मुजफ्फर है, ये दोनों चित्रकार हैं, ये बिना दाढ़ी के यानी जो युवा चेहरे होते हैं वो अच्छे बनाने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से शायद क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को भी डाल दिया है। बाकी आज की क्लास में बस यहीं तक, और अगली क्लास में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।